नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज हम महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद भाभी कहानी का सारांश या व्याख्या करेंगे। इससे पहले महादेवी वर्मा का यानी थर्ड सेमेस्टर में भी उनकी कविता है, लेकिन आज हम गद्य के बारे में बात करेंगे। तो महादेवी वर्मा हिंदी कविता में आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली कवियत्री है। अब देखिए, महादेवी वर्मा ने जो भूमिका पद्य की समृद्धि में निभाई है, यानी कविता में जो कविता की समृद्धि में जो भूमिका उन्होंने निभाई है, वही भूमिका हिंदी गद्य में भी उन्होंने निभाई है। हिंदी कविता में वह जहाँ भाववादी दृष्टिकोण से याद की जाती है, वहीं गद्य में उनकी छवि एक प्रखर विचारक के रूप में सामने आती है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ आदि उनके गद्य की महत्वपूर्ण और चर्चित कृतियाँ हैं। तो आज हम अब कवित्री महादेवी वर्मा नहीं बल्कि लेखिका या जिन्होंने उनके गद्य के बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भाभी उनका जो रेखा चित्र है, जिनको कहानी भी कहा जाता है, रेखा चित्र भी कहा जाता है, तो हम आज गद्य पर ज़्यादा बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, हमने संक्षिप्त यहाँ पर परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने महादेवी वर्मा के जीवन को यानी जीवन परिचय को 6 बिंदुओं में बांटने का प्रयत्न किया है। मैं जल्दी देखिए मैं उनके परिचय में आपको करा दूं। अब उसमें बिंदु नंबर 1 है जन्म। अब देखिए, इनका जन्म हुआ है 26 मार्च 1907 और इनकी मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1987। अब देखिए, तीसरी बात आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहिए या फिर कॉलेज के जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं जन्म और मृत्यु, अब उसके बाद तीसरा है जन्म स्थान। अब देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कई बार पूछा जाता है। तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और हम आगे बढ़ते हैं परिवार। अब परिवार में देखिए, अब इनके माता पिता, अब देखिए माता का नाम हेमरानी देवी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, और इस तरह देखिए माता पिता का नाम हो गया। और कहा जाता है कि उनके जो पिता थे वो एक शिक्षक थे, वो एक टीचर थे, और माता भी विदुषी थी और रामायण, मीरा, कबीर के दोहे आदि वो पढ़ा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि महादेवी वर्मा को 2 बहनें भी थी और 2 भाई भी, अर्थात कुल 5 लोग, 2 बहनें और 2 भाई और एक महादेवी वर्मा। और उसी तरह कहा जाता है कि उनका जो विवाह सन 1916, अर्थात यहाँ पर देखिए 1907 में उनका जन्म हुआ और 1916 में, यानी देखिए लगभग 9 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। तो उस ज़माने में देखिए बाल विवाह की प्रथा थी, छोटे कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, फिर बाद में गवना होता था। तो इनकी शादी हुई थी श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ। लेकिन जब देखिए इनका गवना होकर के जाती है, तो कहा जाता है कि उनको ससुराल का जो वातावरण उसको ठीक से अच्छा नहीं लगता और फिर वो रोना शुरू कर देती है। और ऐसे में कहा जाता है कि उनके जो ससुराल वाले, उनके ससुर जी, उनको देखिए उनके मैके में लाकर छोड़ देते हैं। फिर बाद में कहा जाता है कि महादेवी वर्मा कभी अपने ससुराल गई नहीं। और ये भी कहा जाता है कि बाद में उन्होंने स्वरूप नारायण वर्मा से भी संबंध तोड़ लिया और आजीवन कुंवारी रहने का उन्होंने निर्णय ले लिया। और बाद में देखिए उनका जो जीवन है, अब वो देखिए सफ़ेद साड़ी में ही अपना पूरा जीवन गुजारती है। और कहा तो ये भी जाता है कि वो मैंने होली के दिन उनका जन्म हुआ था। अब होली तो देखिए रंगों का त्यौहार है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से रंगों को निकाल दिया और आजीवन उन्होंने सफ़ेद साड़ी को ही पहना। और देखिए होली के दिन पैदा होने के बाद भी, रंगों के त्यौहार के दिन पैदा होने के बाद भी उनके जीवन में देखिए उन्होंने सफ़ेद को ही उन्होंने चुना। और दूसरी बात यह कि कहा जाता है कि 7 पीढ़ी के बाद, लगभग 7 पीढ़ी के बाद उनके घर में देखिए लड़की पैदा हुई थी, इसीलिए उसका नाम देवी, फिर देवी से महादेवी कर दिया गया। ठीक है, तो ये उनका जीवन है, उनका परिवार है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब सीधे आगे बढ़ते हैं। अब रचनाएं, अब इनके रचनाएं क्या क्या है। अब देखिए इनकी रचनाएं तो बहुत सारी रचनाएं हैं। अब उसमें देखिए कुछ बाल कविताएं हैं, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। अब ये देखिए उनकी बाल कविताएं हैं। फिर गद्य रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार। और निबंध में देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता। और ललित निबंध में क्षणदा, कहानी गिल्लू, एक ही कहानी कही जाती है महादेव वर्मा का, वो है गिल्लू। संपादन, अब उन्होंने संपादन भी किया है, चांद तथा साहित्यकार मासिक, ये 2 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया था, और वो भी अवैतनिक। देखिए जब महादेव वर्मा छोटी थी तब से देखिए वो चांद पत्रिका और चांद पत्रिका के मालिक को जानती थी। और वो जब देखिए 10-11 वर्ष की थी उसी समय उन्होंने दीपक नाम से कविता लिखी थी, और उस कविता को चांद मासिक पत्रिका में छापा गया था। और चांद मासिक पत्रिका में छपने के बाद उस कविता की तारीफ करते हुए प्रेमचंद ने पत्र लिखा था। और उसके बारे में देखिए महादेव वर्मा अपने प्रेमचंद नाम के एक निबंध में देखिए वो संस्मरण में देखिए कहती है। खैर इस तरह देखिए अब उनकी जो कविता संग्रह है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीप शिखा, सप्तवर्णा। और उसके बाद उन्होंने कुछ अनुवाद भी किया है, प्रथम आयाम, अग्निरेखाएं उनके ये हैं। और इसके बाद देखिए वह छायावाद काव्य की प्रमुख कवयित्री है। ये सारी देखिए उनकी रचनाएं हैं। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब उनको देखिए बाद में उनको क्या क्या प्राप्त हुआ। अब देखिए इनको देखिए महादेव वर्मा को पुरस्कार सम्मान के बारे में, यानी अंतिम बिंदु है पुरस्कार सम्मान। तो इनको जो पुरस्कार मिले हैं मैं उनके बारे में आप लोग बताना चाहूँगा। मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत भारती, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मरणोपरांत, शेक्सपियर पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्थात देखिए इनको बहुत ही भारी भरकम पुरस्कार मिले हैं। तो अब सबसे बड़ा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, लेकिन ये जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी बहुत बड़े पुरस्कारों में आते हैं। अब मंगला प्रसाद पारितोषिक वो भी देखिए बहुत ही बड़ा है। और भारत भारती जो राष्ट्र कवियों को दिया जाता है। अर्थात बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी भाभी कहानी की बात करते हैं, क्योंकि आज हम भाभी कहानी की चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ये जो भाभी कहानी है, यह कहानी अतीत के चलचित्र नाम का एक इनका रेखा चित्र है, जिनमें लगभग 11 कहानियां हैं। तो अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका हमारा परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, आभागी स्त्री, आलोपी, बबलू तथा आलोपा, इन 11 चरित्रों से करवाती है। अब देखिए जब मैं एमए में था उस समय देखिए हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया था अतीत के चलचित्र को। तो ये सारी कहानियाँ मैं पढ़ाऊँ, और एक से बढ़कर एक कहानियाँ हैं। और ये सारी कहानियाँ देखिए दिल को छू लेती है। अब दिल को छूने के कारण ऐसा, अब यानी इसमें देखिए महादेव वर्मा अपना जो निजी संबंध है, अब इन सभी पात्रों के साथ उनका निजी संबंध कैसा था, अब उसी को देखिए इन्होंने लिखा है। यानी सभी रेखा चित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया है, ये कहीं बाहर से नहीं लिया है। जितने भी यहाँ पर देखिए, अब चाहे वो कैरेक्टर रामा हो, भाभी हो, बिंदा हो। अब देखिए रामा उनका नौकर था, तो बचपन में देखिए उनको ये यानी कपड़े वपड़े पहनाने में, ये करने में देखिए उनको सहायता करता था। फिर भाभी अब उनके देखिए पड़ोस में रहती थी जब वो छोटी सी थी। अब जिसके हम आगे चर्चा करने वाले हैं बिंदा, ये भी उनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, जो दोनों देखिए सखियाँ थी। फिर सबिया कही हो, बिट्टो, बालिका माँ, ये सारे जो चरित्र है, ये सारे चरित्र उन्होंने अपने जीवन से लिया है। इसीलिए इनमें उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायासी हुआ है। उन्होंने अनुभव सत्यों को जस का तस अंकित किया है। अर्थात उन्होंने जो अनुभव किया है उसी अनुभवों को उन्होंने जस का तस हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर देखिए भाभी कहानी के प्रमुख पात्र यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, क्योंकि अब इस कहानी को समझने के लिए इन पात्रों के नाम याद रहने चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए प्रमुख पात्र है, 5 प्रमुख पात्र है। अब उसमें से देखिए पहला महादेवी। अब क्योंकि महादेवी वर्मा स्वयं देखिए जो कहानी बोलती है वो आस पड़ोस के लोगों के, अभी मैंने कहा था ना कि उन्होंने अपने जीवन से ही चरित्रों को लिया है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा भी प्रमुख पात्र है। और फिर देखिए विधवा भाभी। अब भाभी जिसके नाम पर एक ये रेखा चित्र लिखा गया है, उसकी प्रमुख पात्रा है भाभी। अब जिसको देखिए विधवा भाभी कहा जाता है। और फिर इसमें महत्वपूर्ण पात्र है कल्लू की माँ, और उसके बाद वृद्ध सेठ और ननद। यानी लगभग देखिए 5 पात्र इस रेखा चित्र के प्रमुख पात्र है। अब हम इस रेखा चित्र को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए भाभी कहानी का या भाभी रेखा चित्र का आरंभ, अब देखिए इन पंक्तियों से शुरू होता है। इतने वर्ष बीत जाने पर भी मेरी स्मृति अतीत के दिन प्रतिदिन गाढ़े होने वाले धुंधलेपन में एक एक रेखा खींचकर उस करुण कोमल मुख मेरे सामने अंकित ही नहीं सजीव भी कर देती है। अब देखिए ये कही वाक्य है, अब बीच में देखिए कामा है लेकिन वाक्य एक ही है। तो ये लंबे लंबे वाक्य लिखना महादेवी वर्मा की सबसे बड़ी खूबी है, और इसीलिए देखिए ये इस मामले में देखिए बहुत विख्यात है। यानी उनके जो वाक्य होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही वाक्य में अब वो सारी बातें बोल देती है कि भाई अब ये जो भाभी जो रेखा चित्र है, अब उसमें वो क्या कहने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए जो भाभी है उस भाभी को याद करते हुए वह भाभी के जो उनका जो रूप है, उनका जो शरीर है, अब उसके बारे में देखिए बताते जाती है। अब वो लिखती है, छोटे गोल मुख की तुलना में कुछ अधिक चौड़ा लगने वाला पर 2 काली रुखी लटों से सीमित ललाट बचपन और प्रौढ़ता को एक साथ अपने भीतर बंद कर लेने का प्रयास करती हुई लंबी बिरोने वाली भारी पलकें और उनकी छाया में डबडबाती हुई सी आंखें, उस छोटे मुख के लिए भी कुछ छोटी सीधी सी नाक और मानो ऊपर छपी हुई हंसी से विस्मित होकर कुछ खुले रहने वाले ओठ समय के प्रवाह से फीके भर हो सके हैं, धुल नहीं सके हैं। अब ये देखिए एक ही वाक्य है मैं अभी जो पढ़ा हूँ। तो इस तरह देखिए उनके लंबे लंबे वाक्य होते हैं, और इसमें देखिए वह विधवा भाभी के रूप और उनके शरीर के बारे में बोलती है कि भाई वो कैसे लगती थी। यानी छोटा सा मुख और अधिक चौड़ा लगने वाला देखिए उनका गोल मुख, और फिर 2 काली लटें, अब यानी उनकी जो अब से कंघी यानी उनके लट। तो ये सारी देखिए यहाँ पर हमें परिचय कराती है कि भाभी दिखने में कैसी थी। और वो दिखने में तो ठीक है, अभी हमने सुना है दिखने में इस तरह थी, लेकिन अब वो अपने घर में वो कैसे रहती थी। घर के सब उजले मैले सहज कठिन कामों के कारण मलिन रेखा हाथ से गूंथी और शेष लाली को कहीं छिपा रखने का प्रयत्न सा करती हुई कहीं कोमल कहीं कठोर हथेलियां काली रेखाओं में जड़े कान थी, नकों से कुछ भारी जान पड़ने वाली पतली उंगलियां, हाथों का बोझ संभालने में भी असमर्थ सी दुर्बल रूखी पर गौर बाहें, मारवाड़ी लहंगे के भारी घेर से थकीत से एक सहज सुकुमारता का आभास देते हुए कुछ लंबी उंगलियों वाले दो छोटे छोटे पैर, उनकी एड़ियों में आंगन की मिट्टी की रेखा मटमैले महावर्षी लगती थी, भुलाए भी कैसे जा सकते हैं। अब इस तरह देखिए वह भाभी का जो रूप है, उनका जो शरीर है, उनके जो वेशभूषा है, उन सब का देखिए वह हमारे सामने एक खाका प्रस्तुत कर देती है कि इस तरह देखिए विधवा भाभी दिखती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विधवा भाभी और महादेवी की दोस्ती कैसे हुई। अब देखिए कहा जाता है कि महादेवी वर्मा उस समय जब वो छोटी थी, यानी जब 8 साल की थी, तो वो एक मिशन स्कूल में पढ़ने जाती थी। ये कोई अंग्रेजी स्कूल था, मिशन स्कूल। तो मिशन स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाती थी। तो उस समय देखिए जब वो छोटी थी उनको बड़ा बुरा लगता था स्कूल जाना, फिर देखिए पढ़ना लिखना होमवर्क करना, ये उनको बुरा लगता था। तो वो देखिए वो उनकी बचपन की एक ईर्ष्या की एक छोटी सी कहानी हमारे सामने रखती है। उन दिनों मेरी ईर्ष्या का मुख्य विषय नौकरानी की लड़की थी, जिसे चौका बर्तन करके घर में रहने को तो मिल जाता था। जिस कठोर ईश्वर ने मेरे भाग्य में नित्य स्कूल जाना लिख दिया था, वह माँ के ठाकुर जी में से कोई या मिशन की सिस्टर का यीशु, यह निश्चय न कर सकने के कारण मेरा मन विचित्र दुविधा में पड़ा रहता था। अब देखिए वो बोलती है कि भाई जब वो घर में हिंदू देवी देवता का पाठ, राम कृष्ण आदि
और जब स्कूल में जाती है तो फिर वहाँ पर देखिए यीशु ईसा मसीह है, यानी वो जो कि ईसाई धर्म, और घर में देखिए हिंदू धर्म। तो कभी कभी देखिए उनको थोड़ा सा ये बाल मन में ये आ जाता कि भाई मैं किसको पूजूं, यानी मैं इस्लाम ईसाई धर्मों को मानूं या फिर हिंदू। स्कूल में जाती हो तो ईसाई के बारे में बोला जाता है, घर में आती हो तो माँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है या फिर मीराबाई आदि की रचनाओं को पढ़ती है। तो खैर वो दुविधा में रहती थी, तो खैर इस दुविधा में वो ऐसे ही रहती थी। तो वहाँ पर देखिए उनके घर के बाजू में, उनके घर के नज़दीकी, अर्थात वो अपने घर से स्कूल, मिशन स्कूल के लिए जो जिस रोड से जाती थी, जिस रास्ते से जाती थी, उस रास्ते में एक वो उनके घर के नज़दीक एक रंगीन सफ़ेद रेशमी और सूती कपड़ों से और दूसरी ओर चमचमाते हुए पीतल के बर्तनों से सजी हुई एक नीची सी दुकान में जो वृद्ध सेठ जी बैठे रहते थे। उन्हें तो मैंने कभी ठीक से देखा नहीं, परंतु उस घर के पिछले द्वार पर पड़े पुराने टाट के पर्दे के पीछे एक लड़की उनको देखा करती थी। अब देखिए महादेवी वर्मा बोलती है कि जब वो स्कूल के लिए घर से जाती थी तो उनके घर के नज़दीक ही एक देखिए पीतल के बर्तन आदि की एक दुकान थी, और उस दुकान में एक वृद्ध सेठ जी बैठे रहते थे। और उसी दुकान के उसके दुकान के थोड़ी यानी पिछवाड़े साइड में, पिछवाड़े में एक उनका घर रहता था। तो उस घर का एक टाट था, टाट में से देखिए उनको दो आंखें दिखाई देती थी। तो महादेवी वर्मा झांक कर देखिए उन आंखों को देखने की, यानी आंखों के जो आंखें है उस लड़की को या उस महिला को देखने की महादेवी वर्मा की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन परंतु कल्लू की माँ को चाहे उन आंखों की स्वामिनी से मेरा परिचय भाता हो, पर उसकी कथा सुनने में उसे अवश्य ही रस मिलता रहा। अर्थात वो जो कल्लू की माँ थी, अब वो माँ देखिए उस वो जो टाट के पीछे से जो दो आंखें दिखाई देती थी, उसके बारे में कल्लू की माँ एक बहुत सा यानी उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ महादेवी वर्मा को भी बोलती थी कि भाई वो ऐसी अभागिन है, अनाथिन है, उन्होंने अपने पति को खा लिया। अर्थात पति की शादी होने के बाद एक साल के बाद देखिए उनके पति मर गए, अर्थात वह अभागिनी है, अनाथिनी है, और तरह तरह की देखिए कहानियाँ उनको बोलती थी। और ऐसे में महादेवी वर्मा की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वह देखिए उनसे मिलने के बारे में बोलती है। तो कल्लू की माँ उनको डरा देती है, वह बोलती है कि भाई देखो उससे तुम मिलो मत, यानी उसके बारे में सब जो भी जितनी भी खराब बातें होती है, अब उनके चरित्र को लेकर, वो चरित्र को लेकर ही बोलती है कि वो चरित्रहीन है। या जैसे देखिए बूढ़ा आदमी उनका सेठ जी दुकान पर चला जाता है तो टाट से देखती है, इधर देखती है, यानी इस तरह की कई बातें वो बोलते रहती है। लेकिन महादेवी वर्मा के मन में एक ही बात रहती है कि वह किसी हाल में देखिए उस लड़की से मिल सके जो देखिए टाट के अंदर से उनको देखती है। तो एक दिन क्या होता है कि बारिश होती है, और महादेवी वर्मा देखिए स्कूल के लिए जाती है, और वापस आते समय बारिश होती है। बारिश होने के कारण कल्लू की माँ को घर से निकलने में देर हो जाती है, और ऐसे में महादेवी वर्मा अपने स्कूल से वह अकेली ही आ जाती है। और देखिए संयोग से उनका जो पैर है वो जो टाट के पीछे जो लड़की रहती थी, यानी वो सेठ जी के घर के सामने उनका पैर फिसल जाता है और कीचड़ में गिर जाती है। और वो जो टाट के पीछे जो लड़की रहती थी या महिला रहती थी, जो वृद्ध सेठ की जो बहू थी, विधवा बहू, और वो देखिए तुरंत घर में से निकलती है और महादेवी वर्मा को अंदर लेकर के जाती है, और उनको देखिए उनको साफ करती है। इतने में उनके ससुर जी भी देख लेते हैं, अरे ससुर जी भी थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं, यार ये तो वर्मा की बेटी है। ऐसा कह करके देखिए उनको साफ सुथरा करके देखिए अब वो वहाँ से उनको भेज देते हैं, महादेवी वर्मा उनके घर छोड़ देते हैं वृद्ध सेठ जी। लेकिन उसके बाद महादेवी वर्मा बार बार उसके घर में आना शुरू हो जाता है। अर्थात बाद में उस विधवा भाभी के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, और इस दोस्ती से देखिए उस वृद्ध सेठ को भी कोई परेशानी नहीं रहती है, क्योंकि अब देखिए बाकी की तो किसी को नहीं आने देते हैं,
और कहा जाता है कि उनके घर कोई आता भी नहीं था। महीने एक दिन पूर्णिमा के दिन कोई भिखारी आती थी जिनको देखिए बाहर से भिक्षा दे करके भेज दिया जाता था। तो इस तरह देखिए वो सब विधवा भाभी का जीवन चल रहा था। लेकिन जिस चीज़ को देखिए महादेवी वर्मा अंदर जाकर देखना चाहती थी, वो संयोग से देखिए उनका पैर फिसलना और वो देखिए कीचड़ में गिरना, फिर उनको साफ सुथरा करना। फिर देखिए वृद्ध सेठ को भी कोई आपत्ति नहीं थी और उसके बाद देखिए दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर आकर के देखिए महादेवी वर्मा देखती है कि उनके घर में कहीं खिड़कियाँ नहीं है, कहीं देखिए रोशनदान नहीं है और बहुत बड़ा आंगन है और घर में देखिए मैले कुचेले ये वो यानी घर का सारा काम करना, ये सब महादेवी वर्मा देखती है। अपने बूढ़े ससुर के लिए स्नान के लिए पानी खींचना और उनको देखिए भोजन कराना। और उनके बूढ़े जो ससुर जी थे एक ही समय भोजन करते थे और उसी तरह देखिए ये भी एक ही समय भोजन करती थी। और इस तरह देखिए वह शरीर से भी काफ़ी दुबली पतली हो गई थी। और उसके बाद कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से हर दिन मिलने लगी। और फिर देखिए बाद में ये जो महादेवी वर्मा है उनके घर अपनी सारी जो खिलौने थे वो खिलौने लेकर के जाने लगी और उस विधवा भाभी के साथ अब वो देखिए खेलने लगी, अब उसके साथ रहने लगी। और इस बात से देखिए उस वृद्ध सेठ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए जब महादेवी वर्मा विधवा भाभी से दोस्ती हो जाती है, उनको जाती है, तो फिर वो देखिए अब उनकी जो कक्षा में या उनके जो परिचित लोगों में अब उनकी भाभीयों के बारे में दूसरी लड़कियां बात करती थी। तो महादेवी वर्मा को तो कोई खुद की भाभी थी नहीं उस समय, तो उन्होंने देखिए इसी को ही अपनी भाभी बना लिया और फिर भाभी के साथ वह रहने लगी, उनके साथ खेलने लगी। अब उससे देखिए भाभी को भी थोड़ा सा आराम मिल गया और महादेवी वर्मा को भी एक सखी मिल गई। लेकिन यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा से ज़्यादा उस विधवा भाभी के लिए बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि घर में ये बुद्ध वृद्ध सेठ घर में किसी को आने नहीं देते थे। कहा जाता है कि उनका बेटा बीमार रहता था और सब लोगों ने मना किया कि भाई आप अपनी बेटी की शादी मत कीजिए, लेकिन वह सेठ माने नहीं और इस लड़की से उन्होंने शादी कर दी। और शादी करने के बाद 1 साल के बाद उनका बेटा मर गया और ये देखिए 19 वर्ष की अवस्था में ही विधवा बन गई। और उसके बाद देखिए उनके जीवन में थोड़े से अच्छे पल आते हैं, वो भी देखिए महादेवी वर्मा के कारण। अब महादेवी वर्मा उनके बारे में लिखती है, भाभी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, इसलिए उस पर मेरी विद्वता की धाक भी सहज ही जम गई थी। प्राय सभी पशुओं के अंग्रेजी नाम बताकर और तस्वीरों वाली किताब से अंग्रेजी की कविता बड़े राग से पढ़कर मैं उसे विस्मित कर चुकी थी। हिंदी की पुस्तक से माता का हृदय, भाई का प्रेम आदि कहानियाँ सुनाकर उसकी आंखें गीली कर चुकी थी और अपने मामा को चिट्ठी लिखने की बात कहकर उसके मन में बीकानेर के निकट किसी गांव में रहने वाले बुआ की स्मृति जाग चुकी थी। वह प्रायः लंबी सांस लेकर कहती, पता नहीं जानती, नहीं तो तुमसे एक चिट्ठी लिखवा कर डाल देती। अब इस तरह देखिए अब दोनों में चर्चा होती है और इस तरह देखिए उनके दिन अच्छे बीतने लग जाते हैं। अब देखिए ये जो विधवा थी या विधवा भाभी थी, उनके जीवन में जो कठिन समय आता था वो आता था देखिए, सबसे कठिन दिन तब आते थे जब वृद्ध सेठ की सौभाग्यवती पुत्री अपने नहर आती थी। उसके चले जाने के बाद भाभी के दुर्बल गोरे हाथों पर जलने के लंबे काले निशान और पैरों पर नीले दाग रह जाते थे। पर उनके संबंध में कुछ पूछते ही वह गुड़िया की किसी समस्या में मेरा मन भटका देती थी। अब यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जब 8 साल की थी और शायद उनको उनके नाम याद नहीं रहते, इसीलिए देखिए विधवा भाभी, कल्लू की माँ, अब कल्लू तो शायद उसकी यानी छोटी लड़की थी इसीलिए उसका नाम याद रहेगा वह। अब वृद्ध सेठ का भी नाम इस कहानी में, इस रेखा चित्र में नहीं है और फिर ननद का भी नाम नहीं है। फिर इतना कहा गया कि उसकी ननद वृद्ध सेठ जो उनके ससुर जी थे। खैर अब ये जब वो 8 साल की थी, अब उस समय शायद इतनी कम उम्र की घटना वो लिख रही थी और इसलिए शायद वो नाम यानी उनके नाम नहीं जानती थी, केवल वृद्ध सेठ और ननद। तो ये ननद जब कभी देखिए अपने मैके आती थी तो कहा जाता है कि मैके आने के बाद जब वो वापस जाती थी तो ये जो विधवा भाभी थी पता नहीं उन्होंने क्या क्या उनसे क्या गलतियां होती थी। तो उनके देखिए पैरों पर, शरीर पर देखिए काले धब्बे, नीले दाग इस तरह के दिखाई देते थे और पूछने पर देखिए वह महादेवी वर्मा को वो सारी बातें नहीं बताती थी। अर्थात उनको जो
दर्द दिया जाता था, उनको जो सताया जाता था, वह देखिए महादेवी वर्मा से छिपाती थी। उनको लगता था कि भाई इतनी छोटी लड़की है तो मैं इनका दिल क्यों दुखाऊं। इस तरह देखिए वह उनको अपनी सारी बातें नहीं बोलती है और सारा दर्द खुद ही अपने दिल में दबा करके रखती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ननद, ये देखिए पता नहीं अब वो जो विधवा भाभी थी पता नहीं क्या गलती करती थी, लेकिन वो जाने के बाद बहुत सारे देखिए उनके नीले दाग या फिर जलन यहाँ वहाँ या फिर कपड़े फटे हुए, अर्थात ये समझा जा सकता है यानी महादेवी वर्मा उस उसके बालक बुद्धि को भी पता चल जाता है कि भाई उनकी जो ननद है वो शायद उनको बहुत सताती थी, बहुत मारती थी। और इसी तरह देखिए दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन देखिए महादेवी वर्मा के क्लास में एक यानी कपड़े सीने का या कपड़े का ये करने का देखिए एक ये होती है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, प्रतियोगिता होती है यानी कपड़े काटने का। तो वो देखिए कपड़े पर देखिए अब चित्र बनाने का, तो ये देखिए महादेवी वर्मा अब वो चित्र बनाने का भी उसी से सीखती है और वो देखिए अपने क्लास में देखिए वो जो प्रतियोगिता होती है उसमें वो सफल भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद महादेवी वर्मा के मन में वह एक बात आती है कि भाई मैं इसको अपनी ओर से देखिए वह एक ओढ़नी, उसमें देखिए कसीदे काट कर ओढ़नी बनाने का उसमें ख्याल आता है। और कहा जाता है कि महादेवी वर्मा बहुत दिनों तक यानी बहुत पहले तो हर दिन आती थी, अभी 2 दिन 3 दिन में थोड़ी देर के लिए आती और चली जाती थी। और वो उन्होंने उस विधवा भाभी को नहीं बताया कि उसके लिए वो ओढ़नी बना रही है, रंगदार ओढ़नी। और जब ओढ़नी पूरी हो जाती है तो ओढ़नी लेकर के ये जो महादेवी वर्मा है वह अपनी विधवा भाभी को मिलने जाती है। और देखिए वहाँ पर जाकर के क्या होता है, अब वह दालान में दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी कुछ बीन रही थी। इसी जब जब दबे पांव आकर मैंने उस ओढ़नी को खोलकर उसके सिर पर डाल दिया, वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। रंगों पर उसके प्राण जाते ही थे। उस पर मैं खुशियों से और खिलौने से दूर अकेले बैठे बैठे अपने नन्हे हाथों से उसके लिए उतनी चौड़ी ओढ़नी काढ़ी थी। आश्चर्य नहीं कि वह क्षण भर के लिए अपनी उस भाव को भूल गई थी। अर्थात अब वो देखिए जो रंगीन ओढ़नी थी, अब ये विधवाओं के लिए रंगीन ओढ़नी मना होता है यानी ओढ़ती नहीं है। अब ये देखिए महादेवी वर्मा को तो कुछ पता नहीं था, उसे लगता था कि भाई विधवा भाभी को रंग बहुत पसंद है। अब वो विधवा है ये भी वो नहीं जानती थी और इसीलिए देखिए उन्होंने एक देखिए कलरफुल एक ओढ़नी बना करके उसके ऊपर ढाक देती है। अब देखिए दुर्भाग्य ही कहिए, अब जैसे ही देखिए ओढ़नी उसके सर पर डालती है उसी समय और जब किसी का विस्मय विजड़ित बिंदनी बहू सुनकर उनकी मूर्छा लौटी, तब हतबुद्धि से ससुर मानो गिरने से बचने के लिए चौखट का सहारा ले रहे थे और क्रोध से जलते अंगारे जैसी आंखों वाली खुली तलवार सी कठोर ननद देहली से आगे पैर बढ़ा चुकी थी। अवश्य ही तीज रही होगी क्योंकि वृद्ध स्वयं पुत्री को लेने गए थे। अर्थात उनके ससुर जी और उनके ननद यानी उनके ननद को लेने के लिए ससुर जी गए थे। और देखिए अब समय भी देखिए कैसा था कि इधर देखिए वो ओढ़नी यानी वह देखिए रंगीन ओढ़नी उसको ओढ़ा रही थी और वही समय में देखिए उनके ससुर जी और ननद जी उसको देख लेते हैं और बिंदनी कहकर अब देखिए ससुर जी देखिए गुस्से में आकर के उनके नज़दीक आते हैं। इसके उपरांत जो कुछ हुआ वह तो स्मृति के लिए भी अधिक करुण है। क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने फिर कभी नहीं देखा। बचाने का कोई उपाय न देखकर ही कदाचित मैंने जोर जोर से रोना आरंभ किया, परंतु बस तो वह तब सकी जब मन से ही नहीं शरीर से भी बेशुद्ध हो गई। अर्थात देखिए अब ये जो उनके जो ससुर जी थे और उनकी जो ननद थी, दोनों मिल करके उसको इसकी इतनी पिटाई करते हैं कि वह बात में देखिए बेशुद्ध हो जाती है। वृद्ध मुझे कैसे घर पहुंचा गए, घबराहट से मैंने कितने दिनों ज्वर में पड़ी रही, ये सब तो गहरे कुहरे में छिप गया है। परंतु बहुत दिनों के बाद जब मैंने फिर उसे देखा तब उन बचपन भरी आंखों में विषाद का गाढ़ा रंग चढ़ चुका था
और ओठ जिन पर किसी दिन हंसी छिपी सी जान पड़ती थी, ऐसे कांपते थे मानो भीतर का क्रंदन रोकने के प्रयास से थक गए हो। उस एक घटना से बालिका प्रौढ़ हो गई थी और युवती वृद्धा। और उसके बाद जब देखिए उनका आमना सामना होता है तो उसमें देखिए उसको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। अब वह 19 वर्ष की लड़की, वह जो युवती अब वृद्धा हो गई थी, अर्थात वह बूढ़ी दिखने लगी थी। और फिर कहा जाता है कि फिर महादेवी वर्मा का उसके बाद देखिए फिर तो हम लोग इंदौर से चले ही गए और एक एक करके अनेक वर्ष बीत जाने पर ही मैं इस योग्य बन सकी कि उसकी कुछ खोज खबर ले सकूं। पता लगा कि छोटी सी दुकान के स्थान में एक विशाल अट्टालिका वर्षों पहले ही खड़ी हो चुकी है। पता चला कि वधू की रक्षा का भार संसार को सौंपकर वृद्ध कभी के विदा हो चुके हैं, परंतु कठोर संसार ने उसकी कैसी रक्षा की ये आज तक अज्ञात है। इतने बड़े मानव समुद्र में उस छोटे से बूंद की क्या स्थिति है यह मैं जानती हूँ, परंतु तब भी कभी कभी मन चाहता है कि बचपन में जिसने अपने जीवन के सुनेपन को भूलकर मेरी गुड़ियों की गृहस्थी बसाई थी, खिलौनों का संसार सजाया था, उसे एक बार पा सकती। और बाद में देखिए कहा जाता है कि महादेवी वर्मा का वहाँ से देखिए उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता शायद, तो इंदौर चले गए ट्रांसफ़र होकर के। फिर बाद में जब महादेवी वर्मा बड़ी हो गई, फिर बड़ी होने के बाद उनको शायद उनकी याद आई, और जब वो आकर देखती है जहाँ पर देखिए छोटी सी दुकान थी उनके घर के बाजू में, वह वहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अट्टालिका यानी बिल्डिंग बन गई है। और कहा जाता है कि कुछ साल के बाद उस लड़की के ससुर मर गए थे और उस विधवा को अकेले छोड़ करके चले गए थे। लेकिन उसके बाद उस विधवा के साथ क्या हुआ फिर क्या नहीं ये किसी को पता नहीं चला। और महादेवी वर्मा जब उनके वो पता करने के लिए गई तो वहाँ पर देखिए न वो घर था, न वहाँ पर देखिए उनकी जो विधवा भाभी थी। और वो बोलती है कि भाई ये इस समुद्र जैसे संसार में एक बूंद जैसे मैं कहाँ ढूंढ पाऊंगी, अर्थात वह देखिए ढूंढ नहीं पाती है। और ये जो अंतिम क्षण है इस कहानी का, जो हमारे हमारे यानी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं, हमारी आंखों में पानी आ जाता है। आज भी जब कोई रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के संबंध में कौतुक भरा प्रश्न कर बैठता है तो वह अतीत फिर वर्तमान होने लगता है। कोई किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है वह कितना करुण और कितना मुरझाया हुआ है। कभी कभी तो वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्लांत मुखों में प्रतिबिंबित होकर मुझे उसके साथ एक अटूट बंधन में बांध देता है। प्राय सोचती हूँ कि जब वृद्ध ने कभी न खोलने के लिए आंखें मूंद ली होगी, तब वह जिसे उन्होंने संसार की और संस्कार को देखने का अधिकार ही नहीं दिया था, कहाँ गई होगी। अर्थात जब से शादी हुई थी तो शादी के बाद देखिए जो वृद्धा लड़की थी कभी घर के बाहर निकलती ही नहीं थी। और ऐसे में अब देखिए महादेवी वर्मा सोचती है कि भाई वो कहाँ गई होगी, क्या किया होगा, क्योंकि उसको दुनिया के बारे में ज़माने के बारे में कुछ जानती नहीं थी। और ऐसे में देखिए महादेवी वर्मा जो इस भाभी रेखा चित्र की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। और तब न जाने किस अनिष्ट संभावना से, न जाने किस अज्ञात प्रश्न के उत्तर में मेरे मन की सारी ममता आर्द्र क्रंदन कर उठती है। नहीं नहीं, उसे लगता है कि भाभी की भी शायद यानी मौत हो गई होगी या फिर कुछ अनिष्ट हो गया होगा। और इस तरह देखिए यहाँ पर जो ये जो महादेवी वर्मा हैं वो ये कहना चाहती है इस रेखा चित्र के माध्यम से कि विधवाओं के जीवन से कैसे आमोद प्रमोद छीन लिया जाता है, हार श्रृंगार को छीन लिया जाता है। अर्थात तमाम उनके जीवन में से जो तमाम रंग छीनकर मात्र 2 रंगों में उनके जीवन को बांध दिया जाता है। भाभी भी देखिए सफ़ेद कुर्ता और देखिए काला घाघरा, ये 2 ही रंग थे। 2 रंग से छोड़कर देखिए उनको दूसरे रंग पहनने की ये नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए एक जो सच्चाई है वो सच्चाई हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि विधवा की जो जीवन है, उनका जो जीवन किस तरह देखिए कारुणिक बन जाता है।
तो इस तरह का देखिए कारुणिक चित्र हमारे सामने महादेवी वर्मा भाभी रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करती है। और इस तरह देखिए कहानी या रेखा चित्र यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।